हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चैप्टर लॉज ऑफ मोशन आपका चला हुआ है और इस चैप्टर का आज लेक्चर नंबर 6 जिसमें हम डिस्कस करेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। वैसे थोड़ा बहुत मैंने इसको डिस्कस कर दिया था लेक्चर नंबर 5 में। तो देखिए सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन the rate of change of linear momentum of a body is directly depends upon applied force. Means F is directly depends upon dp by dt. That is the second law of motion. यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम अगर फोर्स को अप्लाई करके रखते हैं तो उसका जो लीनियर मोमेंटम है उसका चेंज होने का रेट डायरेक्टली डिपेंड करता है इस अप्लाइड फोर्स के ऊपर। तो हम कह सकते हैं F इज़ डायरेक्टली डिपेंड्स और dp बाई dt इज़ डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज़ डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन फोर्स। क्लियर है। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पार्ट की इसकी, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि हमने तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू m में पढ़ा है। हाँ, ये भी आपका बिल्कुल सही है, लेकिन समवेयर इट इज़ फेल्स बिकॉज इट इज़ अप्लीकेबल ओनली वेयर मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ नॉट कंपेरेबल और वी कैन से मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ कॉन्स्टेंट। ये केवल और केवल कहाँ पे अप्लाई होता है, जहाँ पे मास कांस्टेंट हो। ठीक है, कहाँ पे अप्लाई नहीं होता है, जहाँ पे वेलोसिटी और मास कंपेरेबल हो। इट मीन्स अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास भी टाइम का फंक्शन हो, यानी टाइम के साथ साथ मास भी बदल जाए, तो फिर हम कह सकते हैं कि वहाँ पे F इज इक्वल टू ma को अप्लाई नहीं कर सकते। और ऐसा पॉसिबल कब होता है, when the velocity of the object is comparable to the velocity of light। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो जाए, then its mass is also starts changing। तो उसका मास भी चेंज होना शुरू हो जाता है। आपने एक रिलेशन पढ़ी होगी, m इज इक्वल टू m नोट अपॉन √1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर। तो वो थी आपकी एक इक्वेशन जो कि आइंस्टीन ने दी थी, जिसमें बताया था अगर वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट हो जाए तो उसका मास भी टाइम का फंक्शन बन जाएगा, यानी टाइम के साथ साथ उसका मास भी इंक्रीज होने लग जाएगा। इसके अलावा कुछ ऐसे केसेस भी आते हैं, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि केस ऐसा आएगा जिसमें मास लगातार डिक्रीज होता जाता है। किस केस में? रॉकेट प्रपल्सन में। प्रपल्सन ऑफ रॉकेट नाम का एक यहाँ पे टॉपिक आएगा, करेंगे हम डिस्कस, तब उसकी बात करेंगे। तो उसमें आपका मास भी टाइम का फंक्शन है, तो ऐसी जगह पे F इज इक्वल टू m में हम यूज नहीं कर सकते। अब बात करता हूँ डेरिवेशन की। तो डेरिवेशन दो तरीके से, एक तरीके से आप कर चुके हो किसमें, 9th क्लास में। मैं आपको याद दिला देता हूँ, 9th क्लास में हम क्या करते थे, लेट अस कंसीडर एनी ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। करने हैं दोनों, ऐसे ही कर लेना चाहिए। मैंने लाइन खींची है तो आप भी एक पेज के ऊपर लाइन डाल के ऐसे कर लेना। सपोज एनी ऑब्जेक्ट हैविंग मास m and its initial velocity is u। its initial velocity is u। A force F is applied on this object। ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन है जिसमें हम इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, फोर्स लगा देते हैं। क्या, कितना फोर्स लगाया, F। Then its velocity is changes from u to v and the time interval of this force। ये फोर्स जो अप्लाई किया, चलो ऐसे करता हूँ, जो फोर्स है ये अप्लाई किया है आपका फॉर सम टाइम इंटरवल t। किस टाइम के लिए, टाइम इंटरवल t के लिए हमने इसके ऊपर फोर्स
अप्लाई किया, जिसके कारण इसकी वेलोसिटी u से v होगी। क्लियर है? इट मीन्स हमने देखा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन दैट इज F इज इक्वल टू ma। क्या कह रहा है ये? F इज इक्वल टू ma। और हमने पढ़ा है d फोर्स इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन dp बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इस इक्वेशन को उठा के मैं इधर लेके आता हूँ, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कर देता हूँ, इज इक्वल टू के दैट इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी dp बाई dt। ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। और वी कैन राइट F इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए मास क्या बदला नहीं उसको बाहर ले आता हूँ, अंदर कर रहा हूँ मैं dv बाई dt। तो dv बाई dt आपका क्या होता है, या इसको दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हो, वी नो दैट dv बाई dt इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में t। ये दोनों एक ही बात है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, तो क्या कह सकते हो, F इज इक्वल टू के एम v माइनस यू अपॉन में t। नाउ हमने डेरिवेशन किया था किसमें, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। वहाँ पे ये आया था आपका v अप माइनस यू अपॉन में t, जिसको मैंने इक्वेशन स्टार दिया, तो उस इक्वेशन में ये रिजल्ट था। और ये किसके बराबर होता है, आपका a के बराबर। तो हम क्या कर सकते हैं, F इज इक्वल टू के एम ए। इफ़ k इज कॉन्स्टेंट देन F इज इक्वल टू, तो आपका क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू ma हो जाएगा। और सिंपली आप इसको स्केलर फॉर्म में यानी मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हो, F इज इक्वल टू ma। एक तो डेरिवेशन ये है, क्लियर है? अच्छा जी, दूसरा देख लीजिए, दूसरे तरीके से इसका डेरिवेशन जो कि डायरेक्ट इसी मेथड से भी आपका आ सकता है। नोट कीजिए, लेट p इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेट p इज द लीनियर मोमेंटम of the object, F is the force applied on the object, या net applied force हम बोल सकते हैं, net applied force। और किसकी ज़रूरत पड़ेगी, dp की पड़ेगी और dt की पड़ेगी। dp is the change in momentum in small interval of time dt, change in momentum in small interval of time dt, and dp by dt is the rate of change of linear momentum, is the rate of change of linear momentum. Now according to second law of motion, F is directly depend upon dp by dt, or F is equal to k d mv upon dt, where m is the mass of the object, and we know that mass is a constant quantity, then we can write F is equal to k m dv by dt, और यहाँ पे dv by dt को क्या लिख देंगे, एक्सेलरेशन। F is equal to k ma। ये रिलेशन कब आई, जब हमने क्या माना, m को कांस्टेंट माना। तो ये अप्लीकेबल भी तभी होती है जब m आपका कांस्टेंट हो। इफ k इज इक्वल टू 1 देन वी कैन राइट f इज इक्वल टू ma। लिखनी है लाइन आपको नीचे, इफ k इज इक्वल टू 1 देन f इज इक्वल टू m। ये था आपका सेकंड लॉ का डेरिवेशन। बहुत ईजी सा है, बहुत ही ईजी। पूरी वैसे फिजिक्स ही सारी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ईजी है, लेकिन कुछ बच्चों को पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। वो मेन है रेगुलरिटी वाली प्रॉब्लम, कि रेगुलरिटी नहीं है आपके पढ़ने में, और वीडियो को आप लगातार नहीं देखते हो। और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कंप्लीट ही नहीं देखते हैं वीडियो को, उसको 10 मिनट 20 मिनट 15 मिनट ऐसे देख के छोड़ देते हैं। ऐसे बात बनेगी नहीं, कंप्लीट और वो भी रेगुलर, लगातार पूरा वीडियो देखो तो समझ में आएगा। ऐसा नहीं है
कि 5 मिनट देख लिया फिर कोई और काम कर लिया, फिर 10 मिनट देख लिया, फिज़िक्स समझ में नहीं आ सकती ऐसे। रेगुलरिटी बनाओ, फिज़िक्स बहुत ईजी, बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाएगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं इसी का, दैट इज़ द कंपोनेंट ऑफ फोर्स। क्या है नेक्स्ट? कंपोनेंट ऑफ फोर्स। तो देख लीजिए, कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स। तो कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स में हम पहले लिखेंगे इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स। क्या लिखोगे? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स मीन्स अगर वेक्टर फॉर्म में मैं एफ को रिप्रेजेंट करना चाहूँ और इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बताना चाहूँ तो क्या होगा? एफ ऑफ एक्स, एक्स डायरेक्शन में फोर्स आई कैप, प्लस एफ ऑफ वाई जे कैप, प्लस एफ ऑफ जेड के कैप। दैट आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स। और अगर मैं बात करूं ऐसे ही एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स की, तो वो भी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके भी हम कह सकते हैं कि एंड ए इज इक्वल टू वेक्टर ए इज इक्वल टू ए ऑफ एक्स आई कैप प्लस ए ऑफ वाई जे कैप प्लस ए ऑफ जेड के कैप। ये आगे आपके कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स, ये आगे हैं आपके कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए यूनिट्स ऑफ फोर्स। अब जो फोर्स है ना उसकी दो तरह की यूनिट होती हैं। फोर्स है उसकी दो तरह की यूनिट हैं। ये फोर्स क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी आपने पढ़ा था। और जिसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एब्सोल्यूट यूनिट क्या होती है? क्या फोर्स आया था फंडामेंटल में? फोर्स आया था फंडामेंटल में? नहीं आया, नहीं आया। चलिए, लेकिन फोर्स की फंडामेंटल का मतलब समझते हो ना? बेसिक जो आए थे आपके, जैसे मास आया था, लेंथ आया था, टाइम आया था। और मैंने कहा था 11th में बस ये 3 ही यूज़ होते हैं। वैसे करंट भी था जिसका एम्पियर होता था, ल्यूमिनस इंटेंसिटी आपका होता था, और एक आपका क्या होता था? हाँ, बस यही थे आपके जो 4, जो आप टोटल 7 हैं। 4 आप 12th में डिस्कस करते हो, 3 मेनली 3 ही हैं जो 11th और 12th में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। बाकी 12th में एक और यूज़ होने लग जाता है, और वो क्या होने लग जाता है? एम्पियर। ठीक है, करंट के लिए ए यूज़ होने लग जाता है। बाकी और कुछ भी नहीं है, बस यही चीज़ें यूज़ होती हैं। मेनली 4 यूज़ होते हैं। चलिए, अब हम बात कर रहे थे यूनिट्स ऑफ फोर्स। यूनिट्स ऑफ फोर्स, यूनिट्स ऑफ फोर्स हम पढ़ रहे थे। तो चलिए मैंने आपको बताया कि 2 टाइप की यूनिट इसकी होती हैं। एक तो होती है अब्सोल्यूट, नोट कर लीजिए, अब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स, और सेकंड है आपकी ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। पहली क्या है? अब्सोल्यूट। अब्सोल्यूट मीन्स दैट इज़ नॉट डिपेंड अपॉन अदर क्वांटिटी। अब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स मतलब इसकी डिपेंडेंसी किसी पे नहीं होती है, ऐसी यूनिट। और सेकंड जो यूनिट है वो है आपकी ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। तो आपके पास 2 फोर्स की यूनिट मैंने बताई हैं। एक तो क्या है? एक तो है अब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स, और एक है आपकी ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। 1 बाय 1 दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। पहले लिखिए अब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स। ए फोर्स इज said to be absolute unit of force. A force is said to be absolute unit of force if it produces unit acceleration. If it produces unit acceleration in a body of unit mass. Absolute unit of force कब बोलेंगे? जब कोई ऑब्जेक्ट का मास अगर यूनिटी हो और उसके ऊपर यूनिट फोर्स लगने से यूनिट एक्सेलरेशन हो जाए, तो उसको बोलते हैं उसकी अब्सोल्यूट यूनिट। तो अब्सोल्यूट और ये दोनों ही आपकी 2 तरह की आपने पढ़नी है। एक होती है एसआई और एक होती है आपकी सीजीएस। तो एसआई क्या होती है? न्यूटन। और सीजीएस क्या होती है? डाइन, DYNE। ठीक है,
तो न्यूटन और डाइन इसकी ये हैं CGS एंड SI यूनिट्स। उसके बाद मैं बात करता हूँ इसके डायमेंशनल फार्मूला की, वो आप सभी को आना चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताया था, वो भी आपको यहाँ नोट कर लेना है। उसके बाद है ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। नोट कीजिए, ए फोर्स इज सेड टू बी ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, ए फोर्स इज सेड टू बी ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स if it produces acceleration equal to the if it produces acceleration equal to the acceleration due to gravity in a body of unit mass, in a body of unit mass। यानी अगर किसी फोर्स के कारण किसी ऑब्जेक्ट का जो जिसका मास m है उसमें जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जो g की वैल्यू होती है उसके बराबर हो जाए तो उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। तो ग्रेविटेशनल यूनिट भी आपकी दो तरह की होती हैं, ये भी आपकी एक तो CGS होती है और एक आपकी SI होती है। जो CGS होती है या SI होती है दोनों ही आपकी बहुत जैसे डेली लाइफ में जो यूज़ करते हो ये वही यूनिट है। जैसे आप पढ़ते हो kg और एक आप पढ़ते हो ग्राम, तो यही है आपकी CGS और SI यूनिट्स। तो पहले नोट कर लीजिए SI यूनिट के अंदर किलोग्राम फोर्स या किलोग्राम वेट, किलोग्राम फोर्स और किलोग्राम वेट। ये कहाँ से आ गई? देखिए हमने टाइप ऑफ फोर्सेस एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट पढ़ा था, तो मैंने बताया था एक फोर्स आपका ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होता है और वो होता है mg। तो mg क्या होता है? मास इनटू ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या है? एक टाइप की एक्सेलरेशन है। तो मास इनटू एक्सेलरेशन एक फोर्स बनता है। अभी अभी आपने देखा है मास और एक्सेलरेशन को मिला के फोर्स बन रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिखा kg वेट है, तो वहाँ पे आप देख रहे थे kg और वेट मतलब kg तो हो गया मास और उसको वेट में बदलने के लिए क्या और कर देते हैं g से मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाता है आपका kg वेट इज इक्वल टू न्यूटन हो जाता है, सिमिलर हो जाता है न्यूटन के। तो एक इसकी SI यूनिट क्या होती है? kg वेट, ग्रेविटेशनल SI यूनिट kg वेट। और अगर CGS की बात करूं तो वो होती है ग्राम वेट और ग्राम फोर्स। वो क्या होती है? ग्राम वेट और ग्राम फोर्स। तो ग्राम वेट और ग्राम फोर्स ये इसकी क्या होती है? CGS ग्रेविटेशनल यूनिट। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन अब्सोल्यूट यूनिट एंड ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। डिफरेंस बिटवीन लिख लीजिए, बहुत एक छोटी सी लाइन में ही मैं लिख देता हूँ इनके बीच में डिफरेंस। नोट कीजिए, फोर्स इज सेड, लिखिए, हाँ लिखिए, थोड़ी वर्डिंग में थोड़ा सा, हाँ लिखिए, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज g टाइम्स द एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स। कौन सा g टाइम? ये वाला। ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज g टाइम्स द एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स। कैसे बनाया? देखिए उसमें जो पहले हमने पढ़ा एब्सोल्यूट, उसके बाद पढ़ा ग्रेविटेशनल। एब्सोल्यूट में एक्सेलरेशन यूनिटी ले रहे थे और इसमें एक्सेलरेशन g के बराबर ले रहे थे। वहाँ पे a की वैल्यू 1 ले रहे थे, यहाँ पे a की वैल्यू g ले रहे थे। तो क्या हो गया है? ये g टाइम्स हो गया, उसका क्या हो गया है? g टाइम्स हो गया। एक छोटा सा न्यूमेरिकल लिख लीजिए, एक छोटा सा न्यूमेरिकल लिख लीजिए, उसके बाद मैं पढ़ता हूँ, आपको बताता हूँ कि एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेज, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल जो आपको करना है, लिखिए, ए बॉडी ऑफ मास 1 kg इज एट रेस्ट। ए बॉडी ऑफ मास 1 kg इज एट रेस्ट। ए फोर्स F, कैपिटल F, ए फोर्स F इज अप्लाइड ऑन द बॉडी
so that body attains a velocity of 10 meter per second. Force F is applied on the body so that body attains a velocity of 10 meter per second in 2 seconds. Calculate the force F. Calculate the force F. Next नोट कीजिए. Some applications of Newton's second law of motion. मैं केवल और केवल मेन आपको बता देता हूँ, आप एक बार सुन लीजिए, उसके बाद लिख लीजिए. ए क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड्स वाइल कैचिंग ए बॉल. पता है ना, जब क्रिकेट प्लेयर एक बॉल को कैच करता है, पकड़ता है, तो क्या करता है, जैसे बॉल ऐसे आ रही है तो वो उसको ऐसे ना पकड़ के कैसे पकड़ता है, ऐसे. जैसे बॉल ऐसे आ रही है नीचे की तरफ तो उसको ऐसे लेके आता है. तो यहाँ पे यूज़ होता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है. चलिए, उसके बाद है वो एक्सप्लेनेशन है, वो मैं बाद में बताऊँगा आपको क्यों. पहले आप ट्राई कीजिए इनको समझने की, और अपने आंसर्स हैं वो मेरे से शेयर कीजिए. ठीक है, ताकि मैं बता सकूं कि किस बच्चे ने सही लिखा है, किसने गलत लिखा है. फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे. उसके बाद है ए पर्सन फॉलिंग ऑन ए सीमेंटेड फ्लोर गेट्स इंजर्ड बट ए पर्सन फॉलिंग ऑन ए heap of sand is not injured. A person falling on a cemented floor gets injured, but a person falling on a heap of sand is not injured. क्लियर है. नेक्स्ट लिखिए. Huge damage to the moving train. Huge damage, H-U-G-E, huge damage to the moving train takes place when it suddenly collide against a stationary train. Suddenly collide with a stationary train. Next, the vehicles are fitted with shockers. स्प्रिंग लगे होते हैं ना, इसकी वजह से वो भी, वहाँ पे भी सेकंड लॉ ऑफ मोशन का यूज़ होता है. कहाँ होता है, कैसे होता है, ये आपको एक्सप्लेन करना है. केवल शेयर करना है मेरे पास आपकी कितनी सोच सही है, कहाँ तक आप पहुँच पाते हो. उसके बाद एक्सप्लेन मैं करूँगा दोबारा से, लेकिन शेयर सभी को करना है पहले, नहीं तो मैं नहीं करूँगा एक्सप्लेन अगर शेयर नहीं किए तो आपने अपने आंसर्स. उसके बाद नेक्स्ट है इट इज़ ईजियर टू कैच ए टेनिस बॉल देन ए क्रिकेट बॉल. इट इज़ ईजियर टू कैच ए टेनिस बॉल देन ए क्रिकेट बॉल. नेक्स्ट है बोन्स ऑफ ए पर्सन आर फ्रैक्चर्ड इन एन एक्सीडेंट. बोन्स ऑफ ए पर्सन आर फ्रैक्चर्ड इन एन एक्सीडेंट. तो ये थी आपके इसके यूजेस या एप्लीकेशंस ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका इम्पल्स. वैसे इम्पल्स कुछ भी नहीं होता. इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम. इम्पल्सिव फोर्स इनटू टाइम. इम्पल्स इज रिप्रेजेंटेड, इम्पल्स पूरा लिखना, IMPULSE. impulse is represented by J, or it is a vector quantity, or which is equal to force into time. Force into time. तो impulse is equal to force into में टाइम होता है. तो आप ये नोट कर लीजिए. एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी अगर एक्सप्लेनेशन में दूंगा इसकी. तो आप इतना काम कंप्लीट कीजिए. उसके बाद एक छोटी सी डेफिनेशन और थोड़ा सा इम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे. उसके बाद सेकंड लॉ ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स हम शुरू कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में. तो उम्मीद करता हूँ कि अब तक का जितने भी वीडियोस हैं आपने अपने नोट भी कर लिए होंगे, और इजीली आपको ये भी लगा होगा कि हाँ, वास्तव में फिज़िक्स के न्यूमेरिकल सबसे आसान चीज़ होती है, और बहुत इंटरेस्टिंग भी हैं और बहुत ईजी भी हैं. ठीक है. तो आज के वीडियो में इतना ही. थैंक्स.